जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे स्टूडेंट सभी आप अच्छे हैं? ऐसी उम्मीद होगी कि सभी बच्चे अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, और करिए भाई, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। मेरा तो आपसे यही क्वेश्चन रहता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि बस मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए और लगन के साथ मेहनत करिए, तभी हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज से हमने फिर एक टॉपिक को चेंज किया है बेटा। तो आज करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। करंट को भी मैं अब धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं। तो आज करंट की हम पहली यूनिट लेकर आए हैं, करंट की पहली यूनिट लेकर आए हैं, क्योंकि करंट का भी बहुत रोल है। आज एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो, चाहे वो एमटीएस की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की क्यों परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस की क्यों परीक्षा हो, किसी भी लेवल की कोई भी परीक्षा हो, करंट का इंपॉर्टेंट रोल बढ़ रहा है। देखिए, जनरल क्वेश्चनों को मोस्टली सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बायोलॉजी सब कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट रोल है करंट क्वेश्चन का वो बहुत है, क्योंकि करंट क्वेश्चन किस क्षेत्र से दे सकते हैं? एजुकेशन क्षेत्र से दे सकता है, डिफेंस से दे सकता है, इकोनॉमिक्स से दे सकता है, ऑल वर्ल्ड में कोई भी घटना घट रही है, भारत में कोई भी घटना घट रही है, या किसी भी स्टेट में कोई घटना घट रही है, तो किसी भी फिनोमिना या घटना से करंट क्वेश्चन बना करके दे देगा। और करंट का बहुत ही रोल इस समय एग्जामों में है, क्योंकि यूपी पुलिस को हम देखें तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन तक हमारे 38 क्वेश्चनों में से आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के। तो करंट यदि हम पढ़ते हैं, देखिए करंट क्वेश्चन को पढ़ने से हमारा जीएस भी क्लियर होता है, जीके भी क्लियर होता है। तो करंट का भी मैंने आज से आपका शुरू कर दिया है। तो करंट का एक नोट्स बना करके बड़े अच्छे से आप पढ़ेंगे। करंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं बच्चा कि जो मेरी वीडियो को देखता है वो आप चाहे आईएएस की परीक्षा दो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा दो, चाहे वो आरओ की परीक्षा दो, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा दो, करंट आपका यहीं से आएगा। तो करंट को बड़े अच्छे से हम करते हैं। आज आपका 17 जुलाई है और 17 जुलाई से हम पहला करंट की क्लास कर रहे हैं। तो आज आपके इस यूनिट में 20 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको तैयार कराए हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के हम आज यहां पर हाजिर हैं। तो एक एक क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। पहला क्वेश्चन कि देखिए बिल्कुल करंट क्वेश्चन है, आप इसको बड़ा 100% क्वेश्चन मार्क करिए, 100% कि 26 जून यानी कि बिल्कुल करंट की घटना है। 26 जून को चुनावी प्रक्रिया द्वारा किस उम्मीदवार को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया है? के सुरेश को, राहुल गांधी को, ओम बिरला को, शशि थरूर को। सभी जो करंट से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनका सभी का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है ओम बिरला। देखिए ध्यान रखना, सबसे पहले हम इसमें से करंट के क्वेश्चन निकाल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का गठन हुआ है? तो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, ध्यान रखना। और इसमें ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, ओम बिरला नाम से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि ओम बिरला 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर या अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, 17वीं लोकसभा में। और ओम बिरला के बारे में हम जानकारी करते हैं तो ओम बिरला राजस्थान राज्य के कोटा लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं, कोटा लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं, और ये लोकसभा के पुनः यानी कि दोबारा से स्पीकर बने हैं। तो दोबारा से स्पीकर बने हैं ओम बिरला। ध्यान रखना, यहां पर और भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अगर हम बात करें पहली लोकसभा का गठन, थोड़ा सा और करा देता हूं। पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, और यहां पर गणेश वासुदेव मावलंकर
पहले लोकसभा स्पीकर चुने गए थे? गणेश वासुदेव मावलंकर या जीबी मावलंकर देश के पहले या पहली लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर चुने गए थे। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। और ओम बिरला कौन से हैं? 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं और ये 2 बार बने हैं स्पीकर। यहीं पर हम बात करें, अभी ये ऑप्शन जो दे रखे हैं, सुरेश कुमार, के सुरेश कुमार कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रत्याशी हैं। ये 8वीं बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं और इनका संबंध तिरुवनंतपुरम, केरल से, तिरुवनंतपुरम से ये लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए 8वीं बार। इंपॉर्टेंट करना, राहुल गांधी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी। और ओम बिरला को अभी लोकसभा स्पीकर नियुक्त किया गया। शशि थरूर भी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और एक लेखक भी हैं। चलिए यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ करंट का। आगे हम बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट, कि भारत सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून, एंटी पेपर लीक लॉ अर्थात सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में नकल और अन्य फर्जीवाड़े को रोकना है। इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कौन से अधिकारी करेंगे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आए दिन भारत में पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस परीक्षा का पेपर, ये सभी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो सरकार ने इस पर कानून कस दिया है, इस पर एक अधिनियम बना दिया है। इस परीक्षाओं में धांधलेगर्दी को रोकने के लिए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, पेपर आउट की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक अधिनियम बना दिया। तो उसकी जांच कौन करेंगे? तो इसमें पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी को भी शामिल किया गया है, सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी को भी शामिल किया गया है, केंद्रीय जांच एजेंसी को भी यहां पर शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो गया। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट के लिए ना, करंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर तीसरा क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स का, तीसरा देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट करिए करंट अफेयर्स के लिए 100% मार्क देना बेटा। मैं गारंटी देता हूं आपको करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन परीक्षा में लाने की। आप बस याद करना है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन कब से कब तक चला? देखिए मैंने आपको क्लास कराई थी, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 9 जून को शपथ ग्रहण किया था और 9 जून यानी कि 2-3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री इटली चले गए थे। तो ध्यान रखना, तो इटली 13 से 15 जून, 14 से 16 जून, 15 से 20 जून, 21 से 24 जून। ये इसका राइट आंसर है आपका। 13 से 25 जून तक चला G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया शहर में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट के लिए ना, किसी भी परीक्षा में आएगा 100% इसको मार्क देना है। और ये क्रम से कौन सा है? 50वां। G7 की बात करें, G7, तो G7 का मतलब होता है यहां पर ग्रुप 7, क्योंकि इस समय इस संगठन में 7 देश हैं। बात करते हैं इसकी, तो ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दूं तो ये पहले था G6 के नाम से, उसके बाद हुआ ये G7 और उसके बाद फिर हुआ G8 और फिर से पुनः ये G7 हो गया है। जब इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें 6 सदस्य देश थे, लेकिन बाद में इसमें एक कंट्री को और जोड़ा गया तो इसका नाम हो गया G7 और बाद में इसमें एक कंट्री को और जोड़ा गया यानी कि रूस को इसमें शामिल किया गया तो ये G8 बन गया था और पुनः फिर से रूस के निकलने के बाद इसका नाम G7 हो गया है। ये दुनिया का सबसे रिच संगठन है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला संगठन है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का यह संगठन है। और ध्यान रखना, यह सम्मेलन अभी आपका इटली देश के अपुलिया शहर में हुआ है। इसमें ध्यान रखना है अभी 2000 आगे का और मैं बता देता हूं 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कनाडा देश में आयोजित किया जाएगा, कनाडा देश में आयोजित किया जाएगा G7 का शिखर सम्मेलन 2025 में। और ये क्रम से कौन सा होगा? 51वां होगा। ध्यान रखना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी और उसके वो 2 दिन बाद यानी कि
2 दिन बाद इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली चले गए थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको याद करना है और ये सम्मेलन 13 जून से लेकर 15 जून तक चला था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको बिल्कुल क्लियर करना। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया? देखिए ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर किसको, ये भी क्वेश्चन आपको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किरेन रिजिजू, ओम बिरला को, भर्तृहरि मेहताब को, स्मृति ईरानी को। मैंने आपको जब लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई गई, सांसदों को शपथ ग्रहण कराएगी, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया था। तो प्रोटेम स्पीकर बने हैं 18वीं लोकसभा के लिए भर्तृहरि मेहताब जो, देखिए भर्तृहरि मेहताब जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से सांसद निर्वाचित होकर आए हैं और इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। देखिए ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका कार्यकाल इसका कोई निश्चित नहीं होता है कार्यकाल। तो इन्होंने जो कार्य किया था वो 24 जून 2024 से लेकर 26 जून 2024 तक किया था। 26 जून 2024 तक किया था। यानी कि प्रोटेम स्पीकर का एक काम होता है कि जो सांसद निर्वाचित हुए, न्यू सांसद जो निर्वाचित हुए हैं, उन सांसदों में जो सांसद मंत्री बन जाते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और बचे हुए सांसद अब उन नए सांसदों को शपथ ग्रहण कराने का जो कार्य होता है वो प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा यहां पर आता है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के कार्यक्रम में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को भी आप 100% देंगे किसी भी परीक्षा के लिए। बेटा मैं आपको अब गारंटी लेता हूं, करंट अफेयर्स का आपका एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो आप मुझे बताना। क्वेश्चन बस जितने आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप बस उसको पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, फिर आपको सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हुए नजर देंगे। क्योंकि मुझे भी इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए कि कितने क्वेश्चन आपको, किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के परीक्षाओं में आते हैं। तो ध्यान रखना इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है यहां पर स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं के लिए और समाज के लिए योग 2024 की थीम है योग दिवस की। बात करते हैं विश्व योग दिवस की। ध्यान रखना, विश्व योग दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है पूरे भारत में। 21 जून को मनाया जाता है पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व योग दिवस। ध्यान रखना, इसको मनाने की जो घोषणा की गई थी वो 2014 में की गई थी, लेकिन 21 जून 2015 को पहली बार पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था। पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता है। ध्यान रखना, योग के जो प्रवर्तक थे, योग के जो प्रवर्तक थे वो महर्षि पतंजलि। इन्होंने ही एक किताब योग पर योग दर्शन लिखा। योग दर्शन इन्हीं की ही किताब है और योग दर्शन इन्हीं का ही दर्शन है और योग शास्त्र इनकी किताब है। योग शास्त्र इनकी ही किताब है पतंजलि की, ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है और इस योग को 2016 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। योग को 2016 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा आता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में भाग लिया था जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ध्यान रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और श्रीनगर को, ये जो श्रीनगर है, इस श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। श्रीनगर, ठीक है, झेलम नदी के तट पर। तो थोड़ा सा मैं आपको जीके की भी यहाँ पर नॉलेज दे देता हूँ, बाकी करंट का तो आपका चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
छठा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? देखिए ध्यान रखना, नया नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका है, उसका उद्घाटन हो चुका है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किया है। तो बिहार में इसका उद्घाटन किया नालंदा विश्वविद्यालय का 19 जून, डेट क्लियर करना, 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये नालंदा विश्वविद्यालय राजगृह में स्थापित है, राजगृह में बनाया गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी राजगृह में स्थापित किया गया था और नया नालंदा विश्वविद्यालय भी उसी स्थान पर स्थापित किया गया है, राजगृह नामक स्थान पर। और यहीं पर 19 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में कुमार गुप्त ने स्थापित करवाया था, किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापित करवाया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सातवें क्वेश्चन की, तो हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन भी आप 100% देखिए, मैं क्वेश्चन आपको करंट के ऐसे लेकर आया हूं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आपको आता रहता है बहुत ज्यादा। तो भारत को इसमें 176वां स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, एक क्वेश्चन आपको आता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। और ध्यान रखना, इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया था। इसमें 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन देखा गया था, जिसमें हमारे भारत को 176वां स्थान मिला है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर चर्चा करते हैं हम। आपका स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन लगा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की, देखिए 100% क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, किसी भी परीक्षा में लाने के लिए धमाल मचा दोगे बच्चों आप, परीक्षा में बिल्कुल धमाल मचा दोगे पढ़कर क्वेश्चन को करंट अफेयर्स के। कि किसी ने हमें करंट अफेयर्स को पढ़ाया था कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे, देखिए ध्यान, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, नदी तल से इसकी ऊंचाई है 559 मीटर पर, ट्रायल पूरा किया है। यह रेलवे पुल, आर्क रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। तो किस नदी पर बनाया है? सिंधु नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर। तो ये चिनाब नदी पर स्थापित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में अभी भी पूछा भी गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी, ध्यान रखना, ये जो चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में प्रवाहित होती है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, चिनाब। तो चिनाब नदी पर बनाया है रेलवे पुल, ध्यान रखना। और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। झेलम, सतलुज, चिनाब और ब्यास, झेलम, सतलुज, चिनाब, ब्यास और रावी, ये 5 नदियां हैं। ये पांचों की पांचों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी है। इसी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। चलिए ये क्वेश्चन भी हम आगे बढ़ाते हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर्स का कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक आइसलैंड ने प्राप्त की है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऐसे क्वेश्चनों को भी हम 100% मार्क देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी परीक्षा में जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। बस आप रटते रहिए, अपना नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए। तो इसमें भारत को 129वां स्थान मिला है। भारत की जो रैंक है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में वो 129वें स्थान पर भारत आया है और पहली रैंक जो प्राप्त की है वो आइसलैंड ने प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। स्क्रीन पर आपकी 10वां क्वेश्चन यहां पर लगा दिया गया है। 10वां क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। हाल ही में मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ध्यान रखना, ये है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और उड़ीसा के मोहन चरण मांझी ने शपथ ग्रहण किया है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री रूप के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर कर लेना, यहां पर आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% मार्क देंगे इसको भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क देंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे इस क्वेश्चन को, किसी भी परीक्षा में आता है। फ्रेंच ओपन, यानी कि फ्रेंच ओपन
ग्रैंड स्लैम खिताब, जिसको महिला 2024 का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है, जबकि फ्रेंच ओपन पुरुष का सिंगल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आएगा कि फ्रेंच ओपन खिताब यानी कि फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब की जो खिलाड़ी है महिला सिंगल खिलाड़ी वो स्वीटेक ने जीता है, जबकि पुरुष में किसने जीता है सिंगल के रूप में ये पुरस्कार फ्रेंच ओपन। तो राफेल नडाल या अलेक्जेंडर ज्वेरेव या कार्लोस अल्कराज या मेट पैबिक। तो इस किताब को जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने कैरियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। तो इस फ्रेंच ओपन के सिंगल ओपन खिताब को कार्लोस अल्कराज ने जीता है। देखिए ध्यान रखना, एक साल में बात करें तो 1 ईयर में, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। कितने खिताब होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, जिसमें पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जो होता है वर्ष का पहला, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। तो एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं बेटा? 4 होते हैं। पहला वर्ष का ग्रैंड स्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। तो फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन जो मई जून में होता है, इसको पुरुष सिंगल खिताब को कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन देश के खिलाड़ी है, और महिलाओं में स्वीटेक ने जीता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लेना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने 12वां क्वेश्चन लगा दिया है। 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी 100% मार्क देंगे कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह उत्तर प्रदेश राज्य की किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो इसमें आपका है वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी हुए हैं। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शपथ ग्रहण किया है वो 9 जून 2024 को किया है, तीसरी बार। तो परीक्षाओं में जब आया था एक बार क्वेश्चन, जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था, जो क्वेश्चन आया था पहली बार, और अब जो लिया है तीसरी बार, वो 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है। प्रधानमंत्री वाराणसी से ही लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैंने यहां पर आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। 13वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने के मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, 7 महिलाओं को शामिल किया है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं और 5 को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो टोटल 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल में। ध्यान रखना, यहां पर हम बात करते हैं, एक नाम आता है यहां पर, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, बहुत ही क्वेश्चन आता है जीके में। राजकुमारी अमृता कौर देश की पहली कैबिनेट महिला मंत्री बनी थी। देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बनाया था 15 अगस्त 1947 को, तो राजकुमारी अमृता कौर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, और भारत में पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृता कौर। और 2024 में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री बनी है और 5 राज्य मंत्री। ये क्वेश्चन आपको आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? तो इसमें आपका राइट आंसर है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि बनी थी, जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई हैं। तो रुचिरा कंबोज का नाम सबसे प्रमुख आता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ
डीआरडीओ ने रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है कि सतह से सतह पर मार करती है, हवा से हवा में मार करती है, सतह से हवा में मार करती है, या हवा से सतह पर मार करती है? तो ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है, यानी कि सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम सेकंड। अब देखिए ध्यान रखना, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रक्षा विकास संगठन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना वो 1958 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसमें है? नई दिल्ली में। स्थापना 1958 में, मुख्यालय का है नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और ध्यान रखना, वर्तमान में डीआरडीओ चीफ जो है, वर्तमान में डीआरडीओ चीफ जो है वो के.वी. कामत है, के.वी. कामत, वो के.वी. कामत है, डीआरडीओ चीफ के.वी. कामत है इस समय। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है। डीआरडीओ का कार्य होता है देश की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के उपकरणों का निर्माण करना, मिसाइल, लड़ाकू टैंक, सब इसी का कार्य है डीआरडीओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगाया है आपका 16वां क्वेश्चन की बंगाल की खाड़ी में उठा। देखिए किसी भी परीक्षा के लिए आएगा बेटा, इसको 100% नहीं 120% नंबर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रैमल। ये मैंने आपको करंट में करा दिया था उस समय, क्योंकि मैं डेली की अपडेट आपको कराता हूं ऑफलाइन में। रैमल, साइक्लोन रैमल, जिसका अर्थ है अरबी भाषा में रेत, जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है रेत, किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो इसको ओमान कंट्री के द्वारा नामित किया गया। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी से उठा था ये, बंगाल की खाड़ी से उठा था रैमल चक्रवाती तूफान, और इसने आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को भारी नुकसान पहुंचाया था रैमल चक्रवातीय तूफान ने। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर हम 17वें क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है कि हाल ही में किस राज्य के दो बेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि मरुस्थल। बेटलैंड को मैंने कई बार समझाया कि बेटलैंड को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि बोलते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र बोलते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य के हैं? ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये है बिहार राज्य के। बिहार राज्य के दो आर्द्रभूमि क्षेत्रों को, नागी और नकटी को रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा आता रहता है। ध्यान रखना, आर्द्र भूमि का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेटलैंड बोलते हैं, नम भूमि भी इसको बोलते हैं, नम भूमि भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी भूमि जो नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, समुद्र के किनारे पाई जाती है, उसको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, रामसर के नाम से इसलिए जाना जाता है रामसर, क्योंकि रामसर ईरान देश का एक शहर है, ईरान देश का। यहीं पर 1971 में एक संधि हुई थी, इसी को रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है या राष्ट्रपति बनी है? तो ये है आपका मैक्सिको कंट्री। तो याद रखना है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। ध्यान रखना। और हम विश्व में बात करें, विश्व में, तो विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ईसाबेल पेरे बनी थी पूरे विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, जो अर्जेंटीना देश में बनी थी। याद करना है बेटा, अर्जेंटीना देश में बनी थी पूरे विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट में बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया 19वें नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 100% मार्क देना इसको। 31 मई को प्रतिवर्ष, ध्यान रखना, 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम क्या है? ये थीम क्या है इसकी? तो पहला ऑप्शन देखा है कि बच्चों को तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचाना, तंबाकू उपयोग से युवाओं को हानि, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला ही आंसर है कि बच्चों को तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचाना है।
क्योंकि तंबाकू में जो तंबाकू होता है, जो टोबैको होता है, इसमें निकोटिन होता है। निकोटिन नामक एक पदार्थ होता है जो बहुत ही हानिकारक होता है, और ये हमारे लंग्स को यानी कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, यहां तक कि फेफड़ों में कैंसर भी हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। 31 मई को पृथ्वी विश्व तंबाकू निषेध। और ध्यान रखना, विश्व में तंबाकू की सबसे अधिक खेती जो होती है वो चीन देश में होती है, और भारत में तंबाकू सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है बेटा। आगे लास्ट क्वेश्चन आज का, मैंने आपको बताया कि हर यूनिट में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट। कर्नाटक के किस शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज की है? तो ये खोज की है मंगलौर में, और मंगलौर पड़ता है बेटा कर्नाटक में, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन को आपको याद करना है कि कर्नाटक के शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज की है। तो ये मंगलौर है, जो बेंगलोर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से यानी कि बंगलुरु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है मैंगलोर। और मैंगलोर में एक तेल रिफाइनरी भी है, तेल शोधन कारखाना भी है, यहां पर कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है। तो ये मैंगलोर में खोज हुई है शैल कला की। तो इस तरह से हमने आज की पहली यूनिट करंट की कंप्लीट की है, जिसमें 20 क्वेश्चन थे। और ये ध्यान रखना, आपके ऐसे क्वेश्चन बनाए गए जो आपकी अभी एमटीएस की परीक्षा, आरपीएफ की परीक्षा और आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की री एग्जाम परीक्षा और सीजीएल की भी परीक्षा, ध्यान रखना सीजीएल की भी परीक्षा। तो करंट तो कोई भी है आपका, करंट क्वेश्चन आपको आते हैं, तो कुछ करंट क्वेश्चन की एक अपनी अच्छी सी कॉपी बनाए। डेली मिलेंगे आपको, डेली प्रैक्टिस, यानी कि एक यूनिट में 20 क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे, क्योंकि करंट का बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है। तो क्वेश्चनों को याद करते रहिए, अपनी कॉपी को बनाते रहिए और मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए, जिस बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैं आपके साथ बना रहूंगा, कल फिर मिलूंगा 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।